बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के एनालिसिस 10th क्लास के। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक है 14.1 वाला, और इसी के अंदर से हमें डेफिनेशन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की भी, और वो बिल्कुल आपके सामने इस ब्लू बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, जिसके अंदर वो कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ करंट इज कॉल्ड एरिया इज कॉल्ड करंट। करंट का उसके बाद नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, करंट इक्वल होता है चार्ज बाय टाइम के। इसी तरह से ये करंट का उसने दूसरा आइडेंटिफाइड फार्मूला लिख दिया हमारे पास कि I इक्वल होता है Q बाई टी से, यानी करंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं I से, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास चार्ज बाय टाइम। करंट का SI यूनिट हमारे पास एम्पेयर होता है, ये भी आप सबने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वो कहता है, ये डेफिनेशन उसने लिख दी है एम्पेयर की, ये आपने ज़रा गौर से देखनी है। ये एम्पेयर की डेफिनेशन है और ये बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है। इसके बाद यहीं से आपको वो स्मॉलर यूनिट बताता है, यानी मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, जो कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स एट्सेट्रा के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और वो फिर बताता है कि 1 मिली एम्पेयर 10 टू रेज़ पावर -3 और 10 टू रेज़ पावर -6 1 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल होता है। ये हमारे पास MCQs में पूछ सकता है। यहाँ पे आपको बैटरी की डेफिनेशन मिलेगी। बैटरी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रोथर्मल रिएक्शन इनसाइड होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करते हैं। द सेपरेशन ऑफ सेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इस तरह से जब हम इसको किसी भी सर्किट के अंदर लगाते हैं तो उसमें करंट हमारे पास फ्लो करता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो करंट हमारे पास बैटरी होती है, ये हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है 14.1 वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुकी है। इसको आपने अपने माइंड में बिठाना है। ये बड़ी आसान है। सिंपली चार्ज की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 50 मिली एम्पेयर का जो करंट है वो आ जाता है। ये MCQ में भी आपसे वो पूछ सकता है। कन्वेंशनल करंट का टॉपिक है। कन्वेंशनल का मतलब आपको पता है रवायत होता है, पुराना तरीका होता है। कन्वेंशनल करंट से मुराद है कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो करंट फ्लो करता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। और इसके साथ आपने सिर्फ इतना बताना है कि ये जो करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा फ्लो कर। लेकिन कन्वेंशनल करंट के अगेंस्ट एक और करंट होता है जिसको हम रियल करंट का नाम देते हैं। और रियल करंट जो होता है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। करंट की जो मेजरमेंट होती है स्टूडेंट्स, करंट को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले दो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक गैल्वानोमीटर है और दूसरी हमारे पास एमीटर है। एक बात आपने याद रखनी है, आपकी बुक भी आगे जाके बताइए कि जो गैल्वानोमीटर है वो करंट की डिटेक्शन करता है, जबकि जो हमारे पास एमीटर है वो करंट को मेजर करता है। ये आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले गैल्वानोमीटर के बारे में वो बात कर रहा है। वो कहता है गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, और अ फ्यू मिली एम्पेयर करंट इज सफिशिएंट, यानी फ्यू मिली एम्पेयर का करंट जो होता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए काफी होता है। जबकि जो हमारे पास रेड टर्मिनल होता है, ये अब MCQ है, रेड टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो ब्लैक टर्मिनल होता है ये हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एमीटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। वो कहता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेंज सच एज 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर। तो आपने याद रखना है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की मेजरमेंट होती है वो किससे होती है, एमीटर से। और करंट की डिटेक्शन कौन करता है, हमेशा गैल्वानोमीटर करता है। एक बात आपने याद रखनी है कि एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है ताकि सारे का सारा करंट उसके अंदर से पास कर सके। पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ के आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये आपके सामने भी लिखी हुई आपको मिल जाएगी। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है EMF के नाम से। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्वांटिटीज हैं। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, EMF होता है वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय द बैटरी।
तो एक बैटरी की तरफ से जो काम किया जाता है, एनर्जी सप्लाई की जाती है, उसको हम नाम देते हैं ईएमएफ का। ये ईएमएफ की दो डेफिनेशन लिखी हुई है, एक डेफिनेशन ये लिखी है और दूसरी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी है। ये दो डेफिनेशन लिखी हैं, इन दोनों में से आप कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हैं। ये ईएमएफ के फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इन फार्मूलाज को आपने देखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो मेजरमेंट होती है उसके लिए हम एक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। और इसकी बाद ईएमएफ की जो मेजरमेंट है वो भी हम वोल्ट मीटर से करते हैं और इसको भी हमेशा पैरेलल ही लगाया जाता है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ओहम लॉ जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप उसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप उसकी डेरिवेशन लिखेंगे, ये हमारे पास उसकी डेरिवेशन आ जाएगी। डेरिवेशन लिखने के बाद आप उसका ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास डेरिवेशन है। डेरिवेशन लिखने के बाद आप उसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे ही आप ग्राफ बना लेंगे, कांस्टेंट को बताएंगे। कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे आर होगा, जिसको हम रेजिस्टेंस नाम देते हैं, और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट हमेशा किया जाता है, आर जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का नाम देते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओहम होता है। इसका एसआई यूनिट हमारे पास ओहम होता है और उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट में आ चुकी हुई है। उसके बाद आप लोग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, और सॉरी ये 1 ओहम की डेफिनेशन लिखी हुई है। बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख देते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। उसके बाद 14.2 है हमारे पास, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट में आ चुका है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप लोगों ने दो डेफिनेशंस याद रखनी है। ऐसे मटेरियल जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम नाम देते हैं ओहमिक कंडक्टर्स का, और जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम नाम देते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का। उसके बाद स्टूडेंट्स फैक्टर्स इफेक्टिंग, और ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ है, ये हमारे पास नीचे वाले जो है ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के ग्राफ हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेगी थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर जो है हमारे पास ये एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है। थर्मिस्टर जो है ये एक नॉन ओहमिक कंडक्टर है। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास ये एक लॉन्ग है, यहाँ से आपने इसका लॉन्ग की डेरिवेशन लिखनी है सारी की सारी। इसके अंदर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगी, और वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि P इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको आप डिफाइन करते होते हैं एज अ मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज नाउन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 14.3 जो है ये लॉन्ग में एक दफ़ा बोर्ड में पूछा जा सके और एक दफ़ा शॉर्ट में भी पूछा जा चुका है। ये कंडक्टर्स का टॉपिक है, इसके अंदर कंडक्टर्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है। कंडक्टर्स ऐसे हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जिनमें से करंट आसानी से पास कर सकता है, और इनकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इनकी एग्जांपल मेटल्स हो सकती हैं। हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें से करंट आसानी से पास नहीं करता, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे उस एग्जांपल बताई हुई है, वुड, प्लास्टिक, फर, सिल्क एटसेट्रा। उसके बाद सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन आ जाता है। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर आपने ये डायग्राम लाजमी बनाने, जैसे कि आपको कैपेसिटर वाले टॉपिक में भी बताया गया था, और यहाँ से आप उसको पूरे का पूरा लॉन्ग जो है उसको लिख देंगे। यहाँ तक आपका वो एक कंप्लीट लॉन्ग बन जाता है पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन की भी हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे और यहाँ से पैरेलल कम्बिनेशन का जो लॉन्ग है वो स्टार्ट होता है। आपने पैरेलल कम्बिनेशन का जो लॉन्ग है वो यहाँ तक एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउल्स लॉ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जाउल्स लॉ जो है ये भी बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट में लॉन्ग में पूछा जा चुका है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट, ये आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ से उसकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है, और डेरिवेशन आप लोगों की यहाँ तक इस पॉइंट तक चली जाएगी। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का एक लॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होगी, और यहाँ तक इसकी हमारे पास डेरिवेशन जो है वो आ जाएगी। आपने इसकी यहाँ तक डेरिवेशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स
जब आप नीचे आएंगे तो हमारे पास किलोवाट आवर का एक टॉपिक है। किलोवाट आवर की आपने डेफिनेशन लिखनी है। किलोवाट आवर की डेफिनेशन के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। एक एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पजल करते हैं, और वो एमसीक्यू ये है हमारे पास कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप सबने अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हमें बताता है टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर, और ये टोटल कॉस्ट ऑफ योर बिल को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी लिखा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट आ गया है। डायरेक्ट करंट हमारे पास एक ऐसा करंट होता है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, और हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डीसी सोर्स है फिक्स पोलैरिटी, ये इसकी डेफिनेशन है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि आपके टीचर ने लिखा। उसके बाद ये हमारे पास एसी करंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। एक ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी अगेन अगेन चेंज होती रहती है, उसको हम नाम देते हैं एसी करंट का। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो 50 हर्ट्ज की है या 50 टाइम्स एवरी सेकंड की डेफिनेशन है। सप्लाई टू हाउस है, ये हमारे पास अर्थ वायर की डेफिनेशन लिखी हुई है। एक जो होती है वो अर्थ वायर कहलाती है। दिस कैरीज नो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर को भी आपने याद रखना है, और लाइव वायर को भी याद रखना है। 3 तरह की हमारे पास वायर्स होती हैं, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हाउस वायरिंग की अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने हाउस वायरिंग को सिर्फ एक्सप्लेन करना है, इसकी ये आपने सर्किट डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनानी। हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले जो हैजर्ड्स हैं वो हमारे पास इंसुलेशन डैमेज के हैं। ये इंसुलेशन डैमेज है, आप लोगों को अगर आता है तो आपने इसको सारे के सारा लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। डैम कंडीशन के अंदर हमें वो ये बताता है कि अगर हमारे पास जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो अगर वेट हो जाती है तो उससे हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की उसने वैल्यू लिखी हुई है जो हमारे पास ड्राई स्किन की होती है। सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स, उसमें फ्यूज है, फ्यूज की रेटिंग्स लिखी हुई हैं, फ्यूज की हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। ये फ्यूज की डेफिनेशन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप सबने याद रखनी है। उसके बाद फ्यूज के यूजेस लिखे हुए हैं, ये फ्यूज के यूजेस हैं, आपने ये भी याद रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स सर्किट, और ये सारे के सारे भी फ्यूज के यूजेस हैं। सर्किट ब्रेकर का अगर आपको शॉर्ट आता है तो आपने सारे का सारा लिखना है। उसके बाद अर्थ वायर का अगर आपको शॉर्ट आता है तो वो भी आपने सारे का सारा एज इट इज़ ही लिखना है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 14। मज़ीद चैप्टर्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।